नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। चर्चा है कि ईडी का वारंट जो है वो करंट बन गया है और उस करंट की वजह से पूरी कांग्रेस जो है वो हिल गई है। क्योंकि जांच की आंच गांधी परिवार तक जा रही है, इसलिए पूरी कांग्रेस मार्च पर निकल आई है। अब वो मार्च करेगी, मोर्चा खोलेगी, कई जगह सत्याग्रह किया जा रहा है। और चूंकि वारंट गया था सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, तो जाहिर सी बात है कि पूरी कांग्रेस उबलेगी। चर्चा यह भी है कि ये जो 8 जून को सोनिया गांधी को पेश होना था, तो सोनिया गांधी डर गई और उस डर की वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गई। न मालूम, चर्चा तो हर तरह की है, पर सवाल यह है कि ये जो सम्मन हुआ है, ये सम्मन किस मामले में हुआ? तो उस मामले से आप लोग वाकिफ हैं, लेकिन उस पर हम लोग ब्रीफ करेंगे। दूसरा सवाल यह उठता है कि ये जो मार्च है, इस मार्च के सियासी मायने क्या है? ये बड़ा सवाल है। क्या ये दिखाने की कोशिश है कि साहब देखिए, राहुल गांधी बहुत बड़े योद्धा हैं और ये जो मौजूदा सरकार है ये आताताई है, ये दिखाने की कोशिश है? या कांग्रेस इस बात को लेकर डरी हुई है कि राहुल गांधी को कहीं जेल न भेज दिया जाए? आखिर वजह क्या है जिसके कारण इस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तब उनके खिलाफ 2002 के दंगों को लेकर जो गुजरात में हुए थे उस पर और वहां जो कुछ हुआ उसे लेकर उनकी जांच चल रही थी। एसआईटी बैठाई गई बाकायदे सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में। सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में बैठी एसआईटी के सामने 9 घंटे की पूछताछ हुई थी बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आर.के. राघवन जो उस एसआईटी के हेड थे, आप उनकी किताब पढ़िए। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि 100 से ज्यादा आड़े और तिरछे सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहीं अपना टेम्पर लूज नहीं किया, एक कप चाय नहीं पी और सारे सवालों का बड़ी ही शालीनता से और बड़े ही ठंडे दिमाग से उन्होंने जवाब दिया। आप कल्पना करिए, 9 घंटे। तब भाजपा ने तो कोई प्रदर्शन नहीं किया था, तब भाजपा ने कोई राष्ट्रव्यापी जो है मोर्चा नहीं निकाला था, तब भाजपा ने यह नहीं कहा था कि साहब ये जो है बदले की कार्रवाई है, लेकिन आज कहा जा रहा है बदले की कार्रवाई है। तो क्या कांग्रेस ये मानती है कि तब नरेंद्र मोदी को परेशान किया जा रहा था? क्या ये मानती है? और उसको लगता है कि चूंकि हम परेशान कर रहे थे इसलिए अब ये सरकार हमें परेशान कर रही है? क्या ये वजह है? वैसे अगर आप देखें तो उस सरकार में जो मंत्री रहे, जैसे शरद पवार ये बात कह चुके हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को परेशान किया जा रहा था। बहरहाल अपना कहना यह है कि ये जैसे जब आप कहते हैं ना कि ये तो जो कानून है ये अपने प्रोसेस से काम करता है, तो उसी तरह ईडी भी अपने प्रोसेस से काम कर रही है। फिर सवाल यह है कि इस तरह के मोर्चेबंदी और घेरेबंदी का क्या मतलब है? मैं उस पर आऊं उससे पहले आपको 2015 में लेकर चलता हूं और फिर 2019 पे लेकर आऊंगा और फिर इस घटना पर हम लोग लौटेंगे। 2015 हमको लगता है संभवतः 2015 ही था, और जिस तरह का मजमा आप आज देखे होंगे 24 अकबर रोड पर, अगर आप वहां हैं तो, और आप पत्रकार नहीं तो आप क्यों ही जाएंगे, लेकिन अगर आपने टीवी में वो फुटेज देखा हो तो कुछ उसी तरह का मजमा 2015 संभवतः है, जब पटियाला कोर्ट से बेल लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी लौट कर आए थे 24 अकबर रोड, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, और वहां पर बाकायदे प्रेस इकट्ठा थी। और आप ये समझिए कि बेल लेके आने के बाद लग रहा था साहब विजयी मुद्रा में है, और बतौर पत्रकार हम लोग वहां मौजूद थे। और ये अपना तो ये मानना था कि अगर वाकई में कांग्रेस चाहती है कि वो रिवाइव हो तो 2015 में ही उसे बेल लेने की जरूरत नहीं थी, उसको जेल जाना चाहिए था, लेकिन तब कोई जेल गया नहीं। बहरहाल तो वो उस तब भी ऐसा ही मजमा लगा था। 2019 में जब रॉबर्ट वाड्रा को लैंड वाले मामले में, जो जमीन वाला मामला है,
उसमें जब ईडी उनको लगातार पूछताछ के लिए बुला रही थी, तब आपको ध्यान होगा, तब प्रियंका वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा के साथ गई थी, और तब आप एक तरह से कहिए, वैसे तो वो राजनीति में सक्रिय है, लेकिन उनकी सक्रियता रायबरेली और अमेठी तक सीमित थी। लेकिन जब 2019 के चुनाव से पहले रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया जाने लगा ईडी के द्वारा, तब वो सक्रिय पॉलिटिक्स में उतरी, और उसी समय कांग्रेस, चूंकि तब अध्यक्ष की कमान जो है वो राहुल गांधी के हाथ में आ चुकी थी, तो यह तय हुआ कि अब हम एग्रेसिव होंगे, और उस एग्रेशन में ये कहेंगे ठीक है रॉबर्ट वाड्रा ने किया, आप इनको जेल में डालिए। कार्तिक चिदंबरम और पी चिदंबरम ने किया है, या आपको लगता है कि लोग गलत हैं तो आप इनको जेल में डालिए। इस तरह के एग्रेशन मोड में आने की बात हुई थी फिलहाल। तो वो उस मोड में तो कांग्रेस आ गई, और तब भी जब रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका वाड्रा गई थी, तब भी इसी तरह की एक कवायद शुरू हुई थी। अब सवाल यह है कि चाहे 2015 की बात हो, चाहे 2019 की बात हो, और चाहे अब 2022 की बात हो, आखिर ये जो मजमा जुटता है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि ये जो 8 को सम्मन हुआ था, उसमें सोनिया गांधी भी जा सकती थी 8 को, चूंकि राहुल गांधी थे नहीं, तो सोनिया वो विदेश गए हुए थे, और सोनिया गांधी को कोरोना हो गया। अब ये जो एक आप देख रहे हैं मोर्चेबंदी और घेरेबंदी, इसका तो एक राजनीतिक पहलू ये समझ में आता है कि ये एक तरीके से आप कहिए कि राहुल गांधी की ब्रांडिंग है, कि साहब देखिए किस तरीके से जो है इनको परेशान किया जा रहा है, और ये जो फुटेज मिल रहा है, ये जो कवरेज मिल रहा है राहुल गांधी को, अगर 8 को सोनिया गांधी चली गई होती तो इस तरह का कवरेज संभवतः राहुल गांधी को नहीं मिलता, और वो जो कहा जाता ना कि नेता बनने का प्रोसेस वो जो चल रहा है, उस प्रोसेस में जिस तरह की अहमियत चाहिए वो शायद अहमियत भी नहीं मिल पाती। कम से कम मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। एक ये भी डर है कि आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से ईडी का एक सेट पैटर्न रहा है। वो पैटर्न ये रहा है कि ईडी पूछताछ के लिए 2-3 बार बुलाती है और उसके बाद हिरासत में ले लेती है, फिर वो चाहे नवाब मलिक हो, और चाहे अनिल देशमुख हो, और चाहे सत्येंद्र जैन हो। कम से कम अभी ये 3 हालिया मामले, और नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन का तो रिसेंट मामला है, जिसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद में वो बाहर नहीं निकले। अनिल देशमुख वाले मामले में भी यही हुआ। तो एक इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि ये लोग राहुल गांधी को ईडी कस्टडी में ले ले और जेल में डाल दे। तो एक ये डर है, इसलिए इस तरह का एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि साहब इस तरह की कोई हरकत ईडी ना करे। सवाल यह है कि ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, क्या उस मामले में जिस तरह की चीजें ईडी के सामने आई हैं, क्या उन चीजों के आने के बाद वो डरेगी? एक बात। दूसरी बात, स्मृति ईरानी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए, और उन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग का हवाला देते हुए कहा कि इस नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने कहा था कि दरअसल ये जो यंग इंडिया बनी और उसके जरिए जो शेयर वगैरह लिया गया, ये असल में उस संपत्ति को कब्जाने का एक तरीका था। ये बड़ी गंभीर बात है जो स्मृति ईरानी ने कही। फिर स्मृति ईरानी हवाला कंपनी से यंग इंडिया के संबंध की बात करती है, मतलब सीधा सीधा वो गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करती है। अब ये आरोप बड़े संगीन है, और जो आरोप स्मृति ईरानी लगा रही हैं, वो दावा कर रही हैं कि वो दस्तावेजों के आधार पर लगा रही हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर ये दस्तावेज हैं, और जाहिर तौर पर जब वो दस्तावेज हैं तो ईडी के पास भी होंगे, ऐसी स्थिति में ईडी के सामने जो पूछताछ चल रही है, उसमें राहुल गांधी कितनी देर टिक पाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो हमको लगता है कि ये तमाम बातों को देखते हुए कांग्रेस ने एक मोमेंटम तैयार किया है प्रेशर बनाने के लिए। अब अगर इस तरह के दस्तावेज हैं ईडी के पास, तो जाहिर तौर पर कि इस तरह के आप ये कहिए कि प्रेशर टैक्टिक्स का कोई असर तो ईडी के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब नवाब मलिक को
हिरासत में लिया गया था, तब भी इसी तरह से एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने किया था। सत्येंद्र जैन वाले मामले में भी ऐसे ही हुआ। अब ये दो मामले देखते हुए तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को इस बात का डर है कि ऐसा ये लोग कर सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है, लेकिन ये जो पूरी मोर्चेबंदी, घेरेबंदी कांग्रेस की ओर से है, उसकी जो लबोलुआब मुझे समझ में आता वो यही है कि कहीं ईडी इस तरह के एक्सट्रीम कदम ना उठाए, उसको एक तरह से आप कहिए कि निगेट करने के लिए ये तमाम कवायद है। अब वो उसमें कितना सफल होते हैं और ईडी क्या करती है, ये तमाम पहलू देखने वाला होगा। रही बात नेशनल हेराल्ड की, तो उसमें आप जान ही रहे हैं कि यंग इंडिया बनी और फिर किस तरीके से पूरा लोन उसका लिया गया 50 लाख रुपए में, और उस लोन ही यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड का नहीं लिया, बल्कि पूरी संपत्ति ही चली गई जो शायद 5,000 करोड़ रुपए की बताई जाती है। और वही वो पूरा जो है मामला है जिस मामले की तमाम जांच एजेंसियां जो है पड़ताल कर रही हैं, और आरोप जाहिर तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया था। और फिर बाद में जब ऑडिट, आप ये कहिए इनकम टैक्स ने जो असेसमेंट वगैरह किया, उससे बहुत चीजें निकल कर आई और वही आधार बना ईडी के और सीबीआई के जांच पड़ताल का। अब यह देखना होगा कि इसमें और क्या चीजें निकल कर आती हैं और फिर इस पर कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।